मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं संजीव का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस टॉक में, और उन्होंने ये बार बार कहा कि अगर हो सके तो मैं हिंदी में बोलूं। मेरा इंटरेस्ट रहा है कि हिंदी में बोला और लिखा जाए। हालांकि हिंदी वाले इसको पसंद नहीं करते, हिंदी वाले अंग्रेज़ी वाले भी इसको पसंद नहीं करते कि एकेडमिक गतिविधियां हिंदी में की जाएं। और ख़ास तौर से जब ये टॉपिक खास राष्ट्रभाषा को लेकर के हो, और उसके साथ हम उस सप्ताह में हैं जिसे हिंदी सप्ताह कहा जाता है या हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। अभी 14 सितंबर बीता है। मैं एक बात और यहाँ पे पहले जोड़ दूँ अपनी बात शुरू करने से पहले, कि मैं सलील सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में डिस्कसेंट बनने के लिए एग्री किया और संजीव को इसकी परमिशन दी। उनसे मेरा परिचय बहुत पुराना रहा है, 2007 से 2006-07 से, जब से मैंने एमफिल शुरू किया था। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मिलने मैं उनसे इग्नू में गया था और वो मुझे बाहर तक छोड़ने, ऑटो तक छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में लेकर के आए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है और उनकी वो जनरसिटी। और उसके बाद वो मेरे पीएचडी के एक्सटर्नल बने। उनकी रिपोर्ट मैंने देखी है जिसमें बहुत अच्छे सुझाव हैं जिनको शायद कभी मैं अब शामिल कर पाऊंगा। इस बात को शुरू करते हैं 14 सितंबर से, क्योंकि ये अभी अभी गुजरा है और अभी हम लोग उस समय में हैं जब हिंदी को लेकर के बहस होती है। जब जब अपने देश में 14 सितंबर आता है तो हिंदी का सवाल एक बार फिर अखबारों में और सब जगह आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले मेरी ही एक स्टूडेंट ने, जिसको मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाया था और जो अभी कहीं पर एडहॉक पढ़ा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसने हस्तक्षेप में, जो कि एक हिंदी का एक खास पेपर, एक महत्वपूर्ण पेपर निकालता है राष्ट्रीय सहारा, उसमें एक लेख लिखा और मुझे भेजा भी उसने कि हिंदी को लेकर के ये मतलब हम हिंदी का अपमान कब तक करते रहेंगे, हिंदी को उचित स्थान कब तक नहीं मिलेगा। ऐसी बहसें सोशल मीडिया में ख़ास तौर से और भी देखने को मिलती हैं और कभी कभी ये विचार बहुत उग्र हो जाते हुए दिखते हैं। एक ऐसा उग्र विचार मुझे पढ़ने को मिला जब एक शख्स ने हिंदी के समर्थन में बोलते हुए यहाँ तक लिख दिया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा वैसे ही बना देना चाहिए जैसे कश्मीर से धारा 356 को हटाया गया है और कोई रास्ता नहीं है तो हिंदी को सम्मान दिलाने का। दरअसल ये सारे लोग हिंदी के सम्मान और गौरव की बात कर रहे होते हैं। तब अक्सर ये बात उठती है, क्या हिंदी वाकई में राष्ट्रभाषा है? क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा को लेकर के वैसा समर्थन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मिला था या बात कुछ और थी? उसको समझना चाहिए कि क्या ये एक जटिल प्रश्न था कि राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया जाए, या क्या इसको लेकर के कंसेंसस बन गई थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कि हिंदी को जो नागरी लिपि में लिखी जाती है और जिसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए, और जिसको लेकर के दो और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू हैं जो समाज में खासतौर से पॉपुलर कंसेप्शन में बहुत व्याप्त हैं कि गांधी तो हिंदी के समर्थक थे, लेकिन नेहरू ने हिंदी का बहुत विरोध किया और नेहरू की वजह से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई या उसको वो उचित स्थान या गौरवपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए था। तो इस तरह से गांधी और नेहरू को दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। ऐसा केवल पॉपुलर विचार में ही नहीं है, बल्कि पॉपुलर विचार कहीं से आते नहीं हैं। मेरा मानना है उसके पीछे कहीं ना कहीं बौद्धिक सोच भी हुआ करती है। अगर हम शेल्डन पोलक की मशहूर किताबों को पढ़ेंगे तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें हरीश त्रिवेदी ने भी एक आर्टिकल लिखा जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में है, और उन्होंने भी लगभग यही बात कही कि गांधी को लेकर के और नेहरू को लेकर के इस तरह के कमेंट हमको खास तौर से एकेडमिक्स में भी मिल जाते हैं। तो एक सवाल तो ये खोजने का है, क्या गांधी और नेहरू राष्ट्रभाषा के सवाल पर दो विभिन्न अलग अलग मत रखते थे? और दूसरा सवाल ये है कि क्या राष्ट्रभाषा को लेकर के एक व्यापक समझदारी, एक व्यापक सहमति राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बन गई
और बाद में नेहरू उससे पीछे हट गए, जिससे हिंदी का नुकसान हुआ, या दरअसल बात कुछ और है। तो इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक सवाल और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सारे सवाल हम हिंदी भाषियों के लिए ही महत्वपूर्ण हैं कि राष्ट्रभाषा कौन थी या किसके लिए समर्थन बन रहा था या बनना चाहिए था। उसमें एक बात खासतौर से हम हिंदी भाषी भूल जाते हैं कि भारत जो है वो तमाम अनेक भाषाओं का देश भी है, जिसमें हिंदी से पहले ही बहुत सारी भाषाओं का विकास हो गया था। खासतौर से बंगाली या दक्षिण भारत की भाषाएं, तमिल, तेलुगु। तो जब हम राष्ट्रभाषा की बात कर रहे होते हैं और हिंदी, हिंदुस्तानी या उर्दू को लेकर के बहसें, संघर्ष और मैं कहूँगा जुमलेबाजी तक कर रहे होते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि भारत में उन दूसरी भाषाओं के बोलने वाले लोग भी रहते हैं, और क्या वो इन समस्याओं से नहीं जूझते जब वो एक राष्ट्र के तौर पर भारत में दूसरे लोगों से संपर्क में आते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है। दरअसल उनको दो भाषाएं सीखनी पड़ती हैं, एक तो अपनी भाषा जिसे वो जानते हैं, इसके अलावा उनको हिंदी भी सीखनी पड़ती है और अंग्रेजी भी सीखनी पड़ती है। और हम जो लोग हिंदी का समर्थन करते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदी का विकास हो और हिंदी अपने एक अच्छे स्तर को प्राप्त करे, वो केवल बोलचाल की भाषा से आगे निकल के जाए और उसको व्यापक जन समर्थन मिल पाए या राष्ट्रीय एकता में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान हो, जो शायद नेशनल मूवमेंट के लीडर्स, चाहे वो गांधी हो या नेहरू या आज़ाद या मैं कहूँगा तिलक भी, उन सब के भीतर की एक सोच थी कि भाषा को हमें एक ऐसी राष्ट्रभाषा अपनी बनानी ही होगी ताकि हम जो है राष्ट्रीय एकता का एक दूसरा मंच खोल सकें। तो क्या हम उसको बढ़ा पाते हैं या उस धारा को कमजोर करते हैं? दरअसल जो ये पूरा राष्ट्रभाषा का विचार है, ये पूरी तरह से आधुनिक विचार है। ये जैसे राष्ट्र का विचार एक आधुनिक विचार है, राष्ट्रवाद एक आधुनिक विचारधारा है, उसी तरह से राष्ट्रभाषा का विचार भी एकदम एक आधुनिक विचार है। उससे पहले हमको राष्ट्रभाषा को लेकर के कोई सवाल 18वीं सदी तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है कोई किस भाषा में लिखता है, कौन सी भाषा बोलता है, किस भाषा में साहित्य पढ़ता है और किस भाषा को राज्य की भाषा बनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो राज्य की भाषा का आधुनिक राष्ट्रों में खड़ा हुआ, और आधुनिक राष्ट्र जिनकी चेतना, जिनके बनने की चेतना सबसे पहले यूरोप में आई, वो कुछ हद तक भाषा की पहचान को लेकर के खड़े हुए थे। बहुत सारे अध्ययन हैं राष्ट्रवाद और जो राष्ट्रवाद को लेकर के हैं, और वो सारे के सारे ही लगभग भाषा की केंद्रीयता को प्रमुख दर्जा देते हैं। चाहे वो एकदम नवीन अध्ययन हो राष्ट्रवाद को लेकर के, जैसे बेनेडिक्ट एंडरसन के अध्ययन, या इसके अलावा दूसरे अध्ययन। और अगर हम यूरोप में राष्ट्रों के उदय का इतिहास भी देखेंगे, जिस पर काफी कुछ लिखा और पढ़ा गया है, तो हमको दिखाई पड़ेगा कि फ्रांसीसी क्रांति से या उससे पहले ही राष्ट्र और राष्ट्रभाषा का संबंध बहुत जटिल रूप से एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं 20वीं सदी में, जिसकी हम लोग आज बात करना चाह रहे हैं, मैं 19वीं सदी को छोड़ रहा हूं, अगर सवाल आएंगे तो निश्चित रूप से उस पर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। 20वीं सदी में जब मेरा मानना है राष्ट्रभाषा का सवाल हमारे देश में 20वीं सदी में सामने आता है। 19वीं सदी में ये सवाल नहीं है कि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए। कुछ एक आध उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे लोग तिलक को कोट करते हैं कि तिलक ने नागरिक प्रचारणी सभा में जाकर के ऐसा कहा, हालांकि तिलक के दूसरी तरह के विचार भी देखने को मिलते हैं। जब गांधी से उनका करस्पॉन्डेंस होता है तो हमें एकदम दूसरा विचार तिलक का देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता। तो दरअसल 20वीं सदी से पहले हमें राष्ट्रभाषा के सवाल पर चिंतन नहीं मिलता है। इसमें एक सवाल और एक बात और बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि 20वीं सदी जब राष्ट्रवाद जो है वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर रहा था और उसमें गांधी की एंट्री होती है राष्ट्रवाद में, तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय अगर हम देखेंगे तो दरअसल करीब 200 साल पूरे हो रहे हैं जब औपनिवेशिक जो प्रतिनिधि हैं भारत में, वो भाषाओं का जो अध्ययन कर रहे हैं और जो भारत की भाषाओं के बारे में बता रहे हैं, वो दरअसल अपने फाइनल फॉर्म की तरफ बढ़ गया है। और ग्रियर्सन का सर्वे 20वीं सदी के एकदम आरंभ में आता है, जो मल्टी वॉल्यूम प्रोजेक्ट था
और उसके माध्यम से जब वो ये बात कह देते हैं, मेरे ख्याल से 1909 से 12-13 के बीच में, वो ये बात वो आसाम को लेकर के एक टिप्पणी करते हैं कि भारत के एक छोटे से इलाके में ही कोई एक भाषा नहीं बोली जाती, बल्कि भारत का एक छोटा सा इलाका भी बेबल ऑफ टंग है। तो एक तरह से औपनिवेशिक सत्ता ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि भारत में कोई एक भाषा है 20वीं सदी तक आते आते। हालांकि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही 17वीं शताब्दी के आखिरी में और 18वीं सदी के शुरू में हो जाती है, जब जेम्स गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष हैं, और तब से ये बातें, और उसके बाद बैलेंटाइन के अध्ययन और तमाम सारी डिक्शनरीज का लिखा जाना, हिंदी की, उर्दू की, और हिंदी और उर्दू को अलग बताने की कोशिशें, इन सब का एक पूरा, यहाँ तक कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे अपने अध्ययन के दौरान मिली थी जिसको मैं आगे बढ़ा नहीं पाया, कि भाषा को लेकर के मैपिंग यानी लिंग्विस्टिक कार्टोग्राफी जो कि ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुई, उस पर इंडिया में कुछ भी काम नहीं हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा काम अफ्रीका को लेकर के मिला, इंडिया में बिल्कुल एक भी काम नहीं हुआ है कि लिंग्विस्टिक कार्टोग्राफी कॉलोनियल पीरियड में कैसे हो रही थी, यानी भाषाई मैप कैसे बनाए जा रहे थे। और जहाँ तक मेरा मानना है, इसका बहुत अहम रोल रहा है भारत में क्षेत्रीय भाषाई पहचानों को बनाने में, जो बाद में हमें 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन डिबेट में दिखाई पड़ता है। इसको अलग से ट्रेस करने की शायद ज़रूरत है, लेकिन इस पर एकदम मुझे कोई काम दिखा नहीं है। तो इस तरह से सारा जो ये कॉलोनियल प्रैक्टिस थी वो 20वीं सदी तक आते आते अपने कल्मिनेशन पर, यानी अपनी संपूर्णता पे पहुंच जाती है। यही वो और एक तरह से अंग्रेजी सत्ता या औपनिवेशिक सत्ता ये घोषित कर देती है, भारत एक राष्ट्र नहीं है क्योंकि इसमें सैकड़ों भाषाएं हैं, और भारत एक राष्ट्र बन नहीं सकता क्योंकि राष्ट्रभाषा जैसी कोई चीज भारत में है नहीं। निश्चित रूप से भले ही तुरंत इसकी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादियों में नहीं मिलती, हालांकि 1937 में लिखे हुए नेहरू के लेख में जरूर इस पर एक कमेंट मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से जब ये बातें आ रही थी तो राष्ट्रवादी इस तरह का विचार कर रहे थे कि कैसे भारत में एक राष्ट्रभाषा को पैदा किया जाए या एक राष्ट्रभाषा को बढ़ावा दिया जाए। निश्चित जहाँ तक जो मेरा शोध है उसके संदर्भ में मैं ये बात एकदम आराम से कह दूं कि मैंने पाया है कि दरअसल राष्ट्रभाषा के सवाल पर केवल 2 ही प्रतिनिधि 20वीं सदी में उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये एक है हिंदी और दूसरा है हिंदुस्तानी। ये 2 प्रतिनिधि जो वो दिखाई पड़ते हैं, इन दोनों को कुछ हद तक जो है इस संगठन इनको संगठित तौर पर भी संगठित तौर पर भी बढ़ावा मिलता है, और इनको कुछ हद तक जो है वो राजनीतिक स्तर पर बढ़ावा मिलता है। जहाँ तक जो पहले मैं इसकी बात करूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने का जो प्रयास कर रहे हैं या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो दरअसल वो 1910 में एक संस्था स्थापित करते हैं जिसको हिंदी साहित्य सम्मेलन नाम दिया जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन को अक्सर लोगों ने नागरिक प्रचारणी सभा के एक अनुषांगिक अंग के तौर पर ही देखा है, और उस पर अलग से काम करने की कोशिशें नहीं हुई। बात जबकि कुछ इस तरह है नहीं। अगर हम हिंदी प्रचारणी सभा के दस्तावेजों का अध्ययन करें जो इलाहाबाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो दस्तावेज हिंदी साहित्य सम्मेलन के इलाहाबाद में रखे हुए हैं, जिसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिसमें एक तो अध्यक्षों के भाषण हैं जो हर साल हुआ करते थे, और दूसरे उनके कार्य विवरण जो हर साल वो कार्य करते थे, और वो कार्य उनके जो है वो लिख लिए जाते थे। उन कार्य विवरणों से हमें पता चलता है हिंदी साहित्य सम्मेलन किस दिशा में सोच रहा था और किस तरह से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन कर रहा था। तो सबसे पहली कोशिश तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की ये रही कि जितनी इस तरह की हिंदी की प्रचारणी की संस्थाएं हैं देश भर में फैली हुई, उन सबको एकीकृत करके एक संगठन की स्थापना की जाए, और उनका एक एकीकृत केंद्र जो है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के रूप में उनके राजनीतिक फ्रंट के तौर पर काम करे, जिसमें कुछ हद तक शायद वो सफल भी होते हैं। जहां तक उसके संगठन का प्रश्न है,
तो अगर कोई बारीकी से अध्ययन करेगा, जो मैं अपने शोध में पीएचडी में मैंने लिखने की कोशिश की है, कि हमें दिखाई पड़ता है हिंदी साहित्य सम्मेलन में दरअसल कुछ लोगों का ही नियंत्रण है, जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और उसका जो 1 साल बाद उसका दूसरा अधिवेशन है जो प्रयाग में होता है, जिसको उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, इलाहाबाद और प्रयाग में, जहाँ जिसको प्रयागराज कहा जाता है, वहां पे जब होता है तो उसके संगठन का ढांचा कैसा होगा उस पर एक व्यापक प्रस्ताव लेकर पुरुषोत्तम दास टंडन आते हैं और वो प्रस्ताव पास होता है। अगर कोई उसका अध्ययन करेगा तो साफ दिखाई पड़ेगा कि उसका परमानेंट कार्यालय इलाहाबाद में होगा। उस पर एक तरीके से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई है कि ये संगठन पूरी तरीके से जो है पुरुषोत्तम दास टंडन और उनके अनुयायियों के नियंत्रण में रहे। और ऐसा करने में मेरा मानना है वो आखिरी तक कामयाब रहे, खासतौर से 1950s तक। अब बात है कि किस तरह की हिंदी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रोत्साहित कर रहा था और उसे वो राष्ट्रभाषा बनाना चाहता था। निश्चित रूप से 19वीं सदी से हिंदी को लेकर के जो आंदोलन चल रहा था, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे सांस्कृतिक और रिवाइवलिस्ट ट्रेडिशन दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो आर्य समाज का हिंदी के प्रचार को लेकर के हो, चाहे वो हिंदी साहित्य को लिखने को लेकर के हो कि कैसा साहित्य लिखा जाए, और चाहे वो स्क्रिप्ट को लेकर के हो, और चाहे वो भाषा से उर्दू शब्दों को निकालने को लेकर के हो। तो 19वीं शताब्दी के आखिरी 2 दशकों से हिंदी दरअसल एक भाषाई सांस्कृतिक आंदोलन था जो 20वीं सदी में आकर के और मजबूत हो जाता है और स्ट्रेंथन हो जाता है, जिस पर मैं 2 कामों की यहाँ पर चर्चा कर दूं। निश्चित रूप से साहित्य को लेकर के मेरा अध्ययन व्यापक नहीं है और मैं उसकी बहस में ना जा करके हिंदी और हिंदुस्तानी की राजनीति तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं। लेकिन फिर भी 2 कामों को यहाँ पर हाईलाइट कर देना चाहिए। एक वसुधा डालमिया का काम है जो 19वीं सदी में के आखिरी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उससे जुड़ी हुई हिंदी का जो है वो बनारस और वहाँ पर एक हिंदू संस्कृति से संबंध है, इसको लेकर के है। और फिर 20वीं सदी में को लेकर के छायावाद के युग को लेकर के फ्रांसिस्का ओर्सिनी का एक काम है जो दिखाता है कि कैसे हिंदी के आंदोलन में सांस्कृतिक टोन है। तो दरअसल ये सांस्कृतिक टोन जो है वो हिंदी के आरंभ से ही हिंदी में बन जाती है, जिससे हिंदी वाले निकल नहीं पाते हैं को मैं ये कहूँगा कि वो लोग भी नहीं निकल पाते हैं जो अपने आप को प्रगतिशील कहते रहे हैं। हालांकि कुछ अपवाद निश्चित रूप से हमें मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से प्रोफेसर सलील मिश्रा जरूर इस पर प्रकाश डालेंगे। कुछ अपवाद निश्चित रूप से मिल जाएंगे। प्रेमचंद एक अपवाद के रूप में सामने आते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो हिंदुस्तानी के लेखक हैं और उनको हिंदी का लेखक नहीं मानना चाहिए। तो हिंदी का जो हिंदी जो भाषा एक नई बन करके उभरती है 19वीं और 20वीं सदी में, वो एक भाषाई सांस्कृतिक पहचान लिए हुए है जो पूरी तौर पर एंटी उर्दू के फॉर्म में अपना स्पेस ढूंढ रही है। और चूंकि वो एंटी उर्दू के फॉर्म में अपना स्पेस ढूंढ रही है तो ये बात बराबर उसके लगभग हर अध्यक्षीय भाषण में हमको हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिखाई पड़ जाती है। और अगर एक तीसरे काम की मैं चर्चा करूं जो आलोक राय ने किया है, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि कैसे ये जो सांस्कृतिक भाषाई सांस्कृतिक आंदोलन है वो कैसे उच्च जातियों को लेकर के या उच्च जातियों का आंदोलन भी है। और वो एक बात इससे खास तौर से वो स्क्रिप्ट को लेकर के एक टिप्पणी करते हैं कि कैथी जो कि कायस्थ स्क्रिप्ट थी उसको साइड लाइन करके नागरी जो कि बबनी भी कहलाती थी, मतलब ब्राह्मणों की लिपि कहलाती थी, उसको आगे बढ़ाया जाता है। और जहाँ तक संख्या का सवाल है, कैथी और नागरी की संख्याएं उस समय तक ऐसी साफ नहीं थी कि नागरी के में लिखने वाले ज़्यादा हैं और कैथी में लिखने वाले कम हैं। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन एक खास उच्च जातीय पहचान, एक खास सांस्कृतिक पहचान के भाषाई आंदोलन के तौर पर आया था।
निश्चित रूप से इसमें और गहरे रिसर्च की ज़रूरत है, खासतौर से साहित्य को लेकर के कि कैसे साहित्य में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी। उस पर मेरा निश्चित रूप से मेरा अध्ययन जो है वो व्यापक नहीं है, मैं यहाँ पर ये बात एक्सप्रेस कर दूँ। लेकिन ये आंदोलन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आंदोलन लगातार दो बातों पर फोकस कर रहा है। एक, हिंदी को सिर्फ नागरी में लिखा जाए, दूसरा हिंदी को संस्कृत के साथ जोड़ा जाए, संस्कृत की तरफ हिंदी को झुकाया जाए, तो जिसको हम हिंदी का संस्कृताइजेशन कहते हैं, हिंदी के संस्कृतिकरण की कोशिश कहते हैं। दरअसल ये संस्कृतिकरण हिंदी का किसी वैक्यूम में हो भी नहीं रहा है, ये कुछ हद तक जो ओरिएंटल स्टडीज़ हैं उनका भी असर है, और कुछ हद तक नागरी के चयन का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले ही कॉलोनियल पावर ने संस्कृत को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने का प्रावधान कर दिया था। तो कुछ हद तक एक ये सवाल है, संस्कृत से हिंदी को जोड़ने की कोशिश है। हिंदी को संस्कृत से जोड़ने की कोशिश की प्रक्रिया में हिंदी जिस दिशा में बढ़ती है, वो दिशा दरअसल उसे इस तरफ ले गई कि उसके पास वापस आने का रास्ता नहीं बचता, और अल्टीमेटली ये आंदोलन चलते चलते हमें दिखाई पड़ता है कि जब हिंदी संविधान सभा में राजभाषा का दर्जा पा लेती है और उसके बाद एक राजभाषा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो हिंदी उसी सांस्कृतिक, चूंकि उसके पीछे वो विचार था, वो विचारधारा थी, इसलिए हिंदी उससे मुक्त नहीं हो पाती, और एक ऐसी राजभाषा बन के हमारे सामने आती है जिसे जो है जो सांस्कृतिक प्रवेश से लदी हुई है, और जो एक खास एक संस्कृत की वोकेबलरी से ज़रूरत से ज़्यादा बंध जाती है, जिसे हिंदी प्रदेश के लोग भी नहीं समझ पाते, और अल्टीमेटली वो एक डेड लैंग्वेज के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो दरअसल ये पूरा एक यू टर्न है। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी की बात करना शुरू की थी, तो उन्होंने कहा था कि उर्दू जो है वो उच्च वर्ग की भाषा है, जो निश्चित रूप से कुछ हद तक कुछ लिमिटेशंस के साथ मैं मानता हूँ बात अपने आप में ठीक थी। खासतौर से जो ऑफिशियल हिंदुस्तानी उस समय यूज हो रही थी वो बहुत पर्सनलाइज्ड थी। ऑफिशियल हिंदुस्तानी 1837 से ही यूज हो रही थी, लेकिन इस ऑफिशियल हिंदुस्तानी को पूरी तरह उर्दू के साथ कन्फ्लेट करना, या पूरी तरह गांधी के हिंदुस्तानी के विचार के साथ कन्फ्लेट करना अपने आप में एकदम गलत विचार है और एक नासमझी है कुछ हद तक, क्योंकि ये जो ऑफिशियल हिंदुस्तानी है वो जो 1837 के बाद भारत में अपनाई गई है, जिसको औपनिवेशिक सरकार ने कुछ इलाकों में मान्यता दी है, वो एकदम डिफरेंट भाषा है। उर्दू की जो साहित्यिक रचना है वो उससे डिफरेंट है, और गांधी जिस हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे वो एकदम अलग डिफरेंट बात है, जिस पर हम लोग अभी आएंगे। तो मेरा मानना है कि हिंदी का जो राजभाषा के तौर पर हम विकास देखते हैं, वो राजभाषा के तौर पर जो जिस तरह की हिंदी का विकास हुआ, वो दरअसल इसलिए इस दिशा में गया क्योंकि हिंदी का आंदोलन, उसकी जो पीछे वैचारिक आंदोलन था, उसने इसको प्रभावित किया और हिंदी उससे मुक्त नहीं हो पाई। और ये मुक्ति दरअसल उसे, हालांकि आज़ादी के बाद बहुत सारे लेखक हैं जिनमें हमें दिखाई पड़ेगा, बहुत सारी नई परंपराएं शुरू हुई हैं जिनमें हमें दिखाई, खासतौर से दलित साहित्य आने के बाद हिंदी के संस्कृतिकरण को बहुत, साहित्य में तो निश्चित रूप से चैलेंज मिला है, लेकिन आज तक राजभाषा को बदलने की बात या राजभाषा में सुधार की बात हिंदी जगत से सुनाई नहीं पड़ती, कभी बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ती। एक विचार भी मुझे अभी तक नहीं दिखाई पड़ता कि हिंदी के समर्थक या हिंदी लिखने बोलने वाले ये बात कहें कि राजभाषा को और व्यापक बनाने की जरूरत है। ऐसा कोई प्रस्ताव बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता। तो निश्चित रूप से राजभाषा के तौर पर इस तरह की हिंदी को बचाए रखने, और साहित्य में बहुत संभावनाएं होती हैं, साहित्य में बहुत सारी प्रवृत्तियां चल रही होती हैं, और उन प्रवृत्तियों के कारण भाषाओं में भाषा में कोई एक दिशा देखना निश्चित रूप से भूल होती है। और ऐसा मैं निश्चित रूप से उर्दू और हिंदी दोनों के ही बारे में कहूँगा, हालांकि ये एक्सेप्ट करते हुए कि
साहित्य के अध्ययन को लेकर के किसी की भी बहुत सीमाएं हो सकती हैं, और मेरी भी बहुत सीमा है। बहुत कम साहित्य को हिंदी और उर्दू के मैंने पढ़ा होगा, लेकिन जितना भी पढ़ा है मैं ये कह सकता हूँ कि साहित्य में निश्चित रूप से आपको विभिन्न धाराएं दिख सकती हैं, हिंदी में भी और उर्दू में भी निश्चित तौर पे। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, वहाँ पर जो हिंदी को राष्ट्रभाषा हिंदी की राजनीति थी। यहाँ पर एक बात और जोड़ देनी चाहिए कि जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के लोग थे, वो अपने भाषणों में और लेखों में बार बार इस बात का ही जोर देते हैं कि हिंदी को राजभाषा के स्तर पर पहुंचाना है, या हिंदी को जो है वो सरकारी भाषा बनाना है। वो इस पर बहुत कम जोर देते हैं कि हिंदी को जन भाषा बनाना है, हिंदी को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। हालांकि निश्चित रूप से ऐसा काम नागरिक प्रचारणी सभा कर रही थी या दूसरे आनुषंगिक संगठन कर रहे थे, लेकिन हिंदी साहित्य सम्मेलन में इस तरह के प्रस्ताव या इस तरह की कहने की बात नहीं दिखाई पड़ती। तो एक तो राष्ट्रभाषा का जो एक विचार हमको दिखाई पड़ता है, वो हिंदी, सांस्कृतिक हिंदी के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, संस्कृत युक्त हिंदी के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। और जो जिसको कुछ सफलता हम देखते हैं राजभाषा बन जाने की प्रक्रिया में मिलती है, हालांकि उसकी असफलता उसके बाद के पीरियड में हमको दिखाई पड़ती है कि हिंदी को व्यापक स्वीकार्यता भारत में नहीं मिल पाई। उसका भी एक बड़ा कारण ये उसका संस्कृतिकरण बन जाता है। जहां तक दूसरे प्रस्ताव का सवाल है, जो दूसरा विचार था राष्ट्रभाषा को लेकर के, जिसको मैं कहता हूं कि वो विचार था, वो भाषा नहीं थी, दरअसल वो विचार था। विचार इसलिए था क्योंकि हिंदुस्तानी जैसी कोई भाषा साहित्य के क्षेत्र में उपस्थित नहीं थी। अगर हम प्रेमचंद्र को एक अपवाद के तौर पर छोड़ दें, निश्चित रूप से प्रेमचंद्र की भाषा कुछ हद तक हिंदुस्तानी है। उन्होंने एक हिंदुस्तानी अकेडमी भी बनाई थी, हालांकि अब उस अकेडमी के पास उन्होंने क्या काम किया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर उनको हम एक प्रतिनिधि के तौर पर देखें तो हिंदुस्तानी एक साहित्यिक भाषा के तौर पर दिखाई पड़ती है, लेकिन निश्चित ही ये एक स्टैंडर्डाइज, जैसा कि आधुनिक भाषाएं हुआ करती हैं, स्टैंडर्डाइज भाषा नहीं थी। फिर हिंदुस्तानी था क्या? दरअसल हिंदुस्तानी खासतौर से जिसका प्रस्ताव गांधी ने किया था 1917 के आसपास, स्पष्ट रूप से गांधी ने किया था, उसको लेकर के बहुत मैं मानता हूँ बहुत नासमझी और विरोधाभासी विचार रहे हैं। ज्यादातर लोगों का ऐसा मान लेना रहा है, और इसमें हिंदी के और उर्दू के दोनों के समर्थक आते हैं जो कहते हैं कि गांधी ने केवल राजनीति के कारण हिंदुस्तानी का प्रयोग किया और हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा या दोनों लिपियों में, हिंदी और उर्दू दोनों की लिपियों में लिखने वाली हिंदुस्तानी का प्रस्ताव किया। ऐसा केवल उन्होंने राजनीति के कारण किया ताकि जो बढ़ती हुई हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है उसको रोका जा सके। ऐसा विचार पॉपुलर उसमें भी है और बौद्धिक लेखों में भी मिल जाता है, जैसे रॉबर्ट डी किंग की जो पुस्तक है आज़ादी के बाद के पीरियड पर, उसमें भी ये बात है, और हरीश त्रिवेदी जिसकी मैंने चर्चा की उसमें भी ये बात मिल जाएगी, और दूसरे बहुत सारे लेखों में ये बात मिल जाएगी कि गांधी ने ऐसा प्रस्ताव केवल इस वजह से किया क्योंकि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदी उर्दू को लेकर के थी। लेकिन यहाँ पर एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एविडेंस मिला जो हिंद स्वराज से है। हिंद स्वराज में जब गांधी जी इस विषय पर विचार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे रॉबर्ट डी किंग ने कहा है, यूज भी किया है। लेकिन जब वो हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो साथ ही साथ वो अगले ही लाइन में लिखते हैं कि इसे दोनों स्क्रिप्ट में लिखा, दोनों लिपियों में लिखा जाना चाहिए, और नागरी स्क्रिप्ट में और उर्दू की स्क्रिप्ट में इसे लिखा जाना चाहिए। उर्दू की स्क्रिप्ट को क्या कहा जाए उस पर भी खूब चर्चा है। तो दरअसल गांधी 1909 से, यानी भारत में आने से पहले ही जब इस पर विचार कर रहे थे तो वो इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके थे कि भारत में अगर कोई भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है तो वो हिंदुस्तानी है जिसे दो स्क्रिप्ट में लिखा जाए। अब सवाल है कि गांधी के मन में इसको लेकर के क्या विचार था कि हिंदुस्तानी कैसी हो, हिंदुस्तानी जो है वो उर्दू के नज़दीक हो, हिंदी के नज़दीक हो, या कैसी हिंदुस्तानी हो। तो दरअसल गांधी बहुत स्पष्ट तौर से बार बार ये बात कहते हैं 1917 के बाद, जब वो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, लगातार अपनी सोच को मैं कहूँगा परिमार्जित करते जा रहे हैं। जो परिमार्जन 1937
के बाद और खासतौर से 1940s में एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। गांधी अपने विचारों को एक बात यहाँ पर कह दूं कि गांधी जो है वो अपना विचार बदल नहीं रहे हैं, वो अपने विचार को परिमार्जित कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी का जो विचार 1909 में रखा था वही विचार है, लेकिन उसको वो और परिमार्जित कर पाए हैं 1940 तक आते आते। और सच बात तो ये है कि दरअसल इसमें नेहरू का भी योगदान है। नेहरू ने जिस तरह से भाषा पर सोचा वो ज्यादा रेशनल था और गांधी का सोचना कुछ हद तक एब्स्ट्रैक्ट था। इसलिए नेहरू बहुत फर्म प्रस्ताव लेकर के 1937 में आते हैं, जो बहुत ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वरना हिंदुस्तानी को रिजेक्ट किया जा सकता है कि वो एक स्टैंडर्ड भाषा नहीं है और वो केवल एक विचार है, ऐसे कह के रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन 1937 में जो नेहरू के प्रस्ताव आते हैं, वो जो बॉम्बे क्रॉनिकल में पब्लिश होते हैं, बाद में गांधी जी भी उसे पब्लिश करते हैं और अपने अनुमोदन के साथ पब्लिश करते हैं, वो बहुत फर्म विचार हैं कि राष्ट्रभाषा कैसी होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा को ले करके। तो दरअसल राष्ट्रभाषा को ले करके जो विचार और जो संघर्ष लगातार चल रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के बीच में, उसमें वो अपने विचारों को और परिमार्जित करते जा रहे थे। और ये परिमार्जन हमको लेट 30s या अर्ली 40s में दिखाई पड़ता है, जब ये स्पष्ट हो जाते हैं, विचार एकदम स्पष्ट हो जाते हैं और लाइनें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं राष्ट्रभाषा को लेकर के। तो जो बात मैंने छोड़ी है वहीं से फिर से बात करूं कि गांधी जब इसकी बात करते हैं शुरुआत में 1917-1918 में जब इसकी बात कर रहे हैं, जब वो हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी एक अध्यक्षीय भाषण देते हैं, तो उनका इंटरवेंशन, हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनका जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ वो तकरीबन 19-20 साल रहे अपना रेजिग्नेशन देने से पहले, और उन 19-20 साल में उन्होंने उसको एक दिशा में प्रभावित भी किया। और फिर मैं कहूँगा लेकिन कुछ एक समय आया कि कुछ समय के लिए वो उससे प्रभावित भी हो गए। तो गांधी जी जब 1917-18 में बात कर रहे हैं, तो वो भाषा इस लिपि को लेकर उनको कोई डाउट नहीं है कि ये जो हिंदुस्तानी होगी उसको दोनों लिपियों में लिखा जाएगा, मतलब हिंदी की नागरी लिपि और उर्दू की, उसको इंडो पर्शियन कहें या उर्दू लिपि कहें, गांधी उसको अक्सर उर्दू लिपि कहते हैं, तो उसको उर्दू लिपि, इंडो पर्शियन लिपि या कोई उसको अरबो पर्शियन लिपि कहता है, तो उसमें उसको लिखा जाएगा। लिपि को कोई लेकर के कोई मतभेद नहीं है हिंदुस्तानी की। जहां तक गांधी के विचारों में हमें जो अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है वो इसको लेकर के भाषा का स्वरूप क्या होगा। तो वो एक बात पर तो निश्चित है कि ये संस्कृताइज्ड हिंदी नहीं है, ये संस्कृताइज्ड उर्दू नहीं है, यानी इन दोनों का मिश्रण है। लेकिन एक बात और वो जोड़ते हैं कि ये जो है वो गाँवों की भाषा है, लेकिन दरअसल इस पर वो अपने विचार स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि भारत में जो गाँवों की भाषा, गाँवों की हिंदी है, जो गाँवों की हिंदुस्तानी है, वो बहुत वैरिड फॉर्म्स हैं, वो बहुत तरह की भाषाएं हैं। वो मैथिली, अवधी, ब्रज, भोजपुरी और उससे शुरू हो करके तमाम सारी जिनको हम डायलेक्ट्स कहते हैं, हालांकि उनको डायलेक्ट्स कहना अपने आप में गलत है, क्योंकि भाषा और डायलेक्ट में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि विद्वानों का मत है, कोई इतना बड़ा अंतर नहीं होता है भाषा और डायलेक्ट में। तो दरअसल वो बहुत सारी हैं, तो उसमें वो किसका स्वरूप लेगी इसको लेकर के गांधी स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि गांधी के विचार बहुत कुछ हद तक एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं, लेकिन वो इसका मतलब हमें ये निकालना चाहिए कि गांधी दरअसल ये सुझाव दे रहे हैं कि हिंदुस्तानी जिसका निर्माण किया जाएगा, जिसको राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा, वो हिंदुस्तानी एक तो हिंदी उर्दू का मिश्रण होगी, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होगी, वो इसके व्यापक जाएगी और वो भारत की ग्रामीण लोगों की समझ में आने लायक भाषा बन जाएगी। ऐसा प्रस्ताव दरअसल गांधी जी देना चाहते हैं, ऐसा मैं कहूँगा। और ये प्रस्ताव जो है वो और परिमार्जित होता है जब नेहरू हालांकि 1936 में कंट्रोवर्सी होती है इसको लेकर के कि भाषा का नाम क्या हो, हिंदी हो कि हिंदुस्तानी हो। उसके बाद 1937 में नेहरू एक व्यापक प्रस्ताव लिखते हैं जिसमें वो व्यापक तौर से इस पर विमर्श करते हैं कि जो है हिंदुस्तानी क्या होगी। और ये प्रस्ताव बहुत रोचक है, जिसमें वो एक बेसिक हिंदुस्तानी की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एक बेसिक हिंदुस्तानी होगी, 1000 शब्दों की जिसकी वोकेबलरी होगी,
और जिसमें हिंदी और उर्दू के आसान शब्द होंगे, और जो है वो साइंटिफिक और टर्मिनोलॉजिकल वर्ड एज इट इज अंग्रेजी से ले लेगी, जिसमें वो कहते हैं कि केवल केवल हिंदी और उर्दू की लिपि ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो दक्षिण भारत की एक लिपि में भी जिसको लिखा जा सके। तो गांधी दरअसल अपने विचारों में पहली बार कोई व्यक्ति है जो इस पर विचार कर रहा है कि हिंदी और उर्दू के अलावा ये लड़ाई बाहर भी हो सकती है, दूसरी भाषाओं के लोगों को भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको कैसे एकोमोडेट किया जाए। तो एक तरह से नेहरू पहले व्यक्ति है, लेकिन नेहरू केवल इस अपने प्रस्ताव में नहीं, इससे पहले भी हिंदुस्तानी को लेकर के विचार करते रहे थे। और 1920 के आसपास जब उनकी बहन की शादी का इनविटेशन छपता है, तो वो उसको उसमें जो हिंदी लिखते हैं उसकी स्क्रिप्ट रोमन रख देते हैं, और वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी में छप जाता है। हालांकि नेहरू बार अपनी जीवनी में लिखते हैं कि वो देखना चाहते थे इसको लेकर के क्या अभिनव, आप मुझे 10 मिनट पहले प्लीज अगर इन्फॉर्म कर देंगे तो मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता दूंगा। तो नेहरू ये कहते हैं कि वो ऐसा प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि देखा जाए कि लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। इस पर सबसे उन्हें जो प्रतिक्रिया मिलती है, उन्हें लगता है ये अनुकूल नहीं है रोमन में हिंदुस्तानी को लिखने की प्रतिक्रिया। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के का नेतृत्व जो है वो बराबर इस पर विचार कर रहा है कि जैसे दुनिया भर में राष्ट्रों की एक राष्ट्रभाषा है और उनकी एक लिपि है, वैसी ही भारत में कोई राष्ट्रभाषा हो और उसकी कोई लिपि हो। अब चूंकि नागरी और उर्दू को लेकर के एक मत नहीं है और दो स्क्रिप्ट का प्रस्ताव गांधी ने दिया हुआ है, जिसको कुछ हद तक मैं कहूँगा व्यापक समर्थन मिला हुआ है उर्दू के उदारवादी तबकों से भी और हिंदी के उदारवादी तबकों से भी, दोनों से। यहाँ तक कि मैं कहूँगा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी आरंभ में इस प्रस्ताव का कुछ हद तक स्वागत किया और कुछ वर्षों तक उसकी टोन बदली हुई दिखाई पड़ी। 1918 के बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन की टोन कुछ वर्षों तक बदली हुई दिखाई पड़ती है, और जो उनके भाषणों में एंटी उर्दू बार बार आ जाता था वो नहीं दिखाई पड़ता कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा है, लेकिन बाद में वो फिर उभर करके आ जाता है 30s में, 20s में ये चलता है, 30s में आ जाता है। तो कुछ हद तक गांधी जो है वो अपने काम में सफल होते हैं। तो नेहरू का जो प्रस्ताव है वो ज्यादा हद तक व्यापक है और गांधी इसको इंडोर्स करते हैं। नेहरू का जो दूसरा प्रयोग था उसको गांधी एक तरह से नकारते हैं और गांधी की प्रतिक्रिया निगेटिव है, ऐसा नेहरू अपनी जीवनी में लिखते हैं। निश्चित रूप से गांधी ने उनको कहा होगा कि यह प्रयोग सफल नहीं होगा। तो नेहरू खुद लिखते हैं कि वो इस समझ पर पहुंचे हैं कि जो भाषा है उसका लिपि से गहरा संबंध है और इसलिए भाषा को लिपि से अलग नहीं किया जा सकता। लगभग इसी समय अकबर इलाहाबादी एक शेर लिखते हैं जो पता नहीं इस प्रयोग से प्रभावित है या नहीं। वो कहते हैं कि रोऊं हिंदी में, रोऊं उर्दू में कि हिंदी में, तो हंस के बोला शोक रो मन में, रो मन में। तो दरअसल वो इस प्रयोग का शायद मजाक उड़ा रहे हैं अकबर इलाहाबादी। ये निश्चित है कि उर्दू के लोग भी लिपि को नहीं बदलना चाहते, हिंदी के लोग भी लिपि को नहीं बदलना चाहते। लिपि पर दोनों की कोई कंप्रोमाइज की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जहां पर उम्मीद है और जहां पर दोनों के प्रगतिशील तबके हिंदी और उर्दू के एक मत हैं, वो एक आसान भाषा को अपनाने की बात है जो हिंदुस्तानी में हो। निश्चित रूप से इस पर सहमति बन गई है और इस पर कुछ हद तक सहमति दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये सहमति 1936 में तब टूट जाती है जब जो है एक और प्रस्ताव आता है कि जो है सारी भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब की एक ही लिपि क्यों ना हो और वो नागरी लिपि क्यों ना हो। हालांकि झगड़ा इस बात पर नहीं हुआ कि एक लिपि क्यों की जाए, झगड़ा दूसरी ही बात पर हो गया कि जो है इस भाषा का नाम क्या हो। गांधी इसमें ये दूसरा मौका है जब गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। गांधी इसमें हिंदुस्तानी की जगह पर हिंदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कर देते हैं और इसको लेकर के समस्या हो जाती है। गांधी से जो है वो कहा जाता है कि आप जो है बताइए आपने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया। ऐसा केवल वो लोग नहीं कर रहे
उर्दू के वो लोग नहीं कर रहे जो उर्दू के कट्टर समर्थक हैं, बल्कि उर्दू के प्रगतिशील लोग भी गांधी से सवाल पूछते हैं। और 1 साल तक गांधी ने दरअसल इसका कोई वाजिब जवाब नहीं दिया। लेकिन निश्चित रूप से 1 साल के अंदर ही गांधी जो है अपने अपने विचार पर वापस आते हैं। जहां तक गांधी का ये डेविएशन जो है 1 साल का, जो कि बहुत छोटा डेविएशन है, इस डेविएशन को मैं ऐसे देखता हूं, दरअसल गांधी जो हिंदी के लोग थे उनकी एक समझदारी थी, कुछ हद तक समझदारी थी जो बाद में गलत साबित होती है। वो समझदारी ये थी कि अगर हिंदी को संस्कृत के नजदीक ले जाएंगे तो क्या होगा कि जो भारत में दूसरी भाषाएं हैं, खासतौर से बंगाली और दक्षिण भारत की भाषाएं, कन्नड़, उनके हिंदी करीब पहुंच जाएगी तो क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। गांधी को जो ये विचार रखते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन में, वो लोग या हिंदी के समर्थक जो ये विचार रखते हैं, गांधी को कुछ हद तक शायद ये बात समझा पाने में सफल हुए कि ऐसा करने से शायद हिंदी को व्यापकता मिले। इसलिए गांधी कुछ डेविएट हुए, लेकिन जल्दी ही वापस आ जाते हैं। और ये वापस आना कुछ ऐसा नहीं है कि गांधी सिर्फ वापस आ जाते हैं, बल्कि और ताकत के साथ वापस आते हैं। और 1937 से गांधी, माफी चाहूंगा आप, मतलब मान लीजिए कि 7 मिनट हम और आप 7 के बाद, हाँ, फिर हम फ्लोर को ओपन करते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से कोशिश करता हूं इसको खत्म करने की। तो जो है 1937 के बाद में गांधी बहुत फर्मली आते हैं, और जब फर्मली आते हैं तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का उनके विचारों से टकराव हो जाता है, और धीरे धीरे ये खाई इतनी बढ़ती है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन 1937 से ही हिंदी साहित्य सम्मेलन में फिर से पुरानी टोन दिखाई पड़ने लगती है, जिसमें एंटी उर्दू टोन है, उर्दू विरोधी टोन है, और जो है सांस्कृतिक हिंदी की टोन है, और हिंदी को लड़ करके जो है वो राष्ट्रभाषा बनाने की टोन हमें साफ दिखाई पड़ने लगती है। और अंततः ये संघर्ष इतना बढ़ता है, एक तरफ गांधी हिंदुस्तानी प्रचार सभा बना लेते हैं और हिंदुस्तानी का प्रचार करने लगते हैं, और हिंदी साहित्य सम्मेलन से 1940 के दशक तक आते आते अलग हो जाते हैं, एक विवाद के बाद अलग हो जाते हैं। और हिंदी साहित्य सम्मेलन 1937 से ही एकदम अलग विचार ले रहे। ये वो समय है जिस समय सांप्रदायिकता अपने चरम पर पहुंच रही है। 1937 से 47 का पीरियड वो समय है जब सांप्रदायिकता जो है वो इस स्तर पर पहुंच गई है कि दोनों गुटों को एक पास लाना शायद मुश्किल होता जा रहा है, दो विचारों को। इसलिए हर चीज पर शक किया जाता है, हर विचार पर शक किया जाता है। जैसे नेहरू के प्रस्ताव पर भी शक किया जाता है। जहां तक नेहरू के प्रस्ताव का रोमन वाले प्रयोग का संबंध था, उसमें एक बड़ा प्रयोग जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए में कर दिया, जिसको नेहरू प्रयोग के तौर पर कर रहे थे। उन्होंने आईएनए की भाषा हिंदुस्तानी बनाई और उसकी लिपि जो है वो रोमन रख दिया। ऐसा वो इसलिए भी कर पाए क्योंकि सेना में पहले से ऐसा प्रयोग जारी था। जो परिवर्तन आता है वो संविधान सभा में एक व्यापक बहस होती है कि हिंदी या हिंदुस्तानी कौन सी जो है वो राष्ट्रभाषा बनेगी। बहुत विवाद के बाद वहाँ जो है हिंदी का विरोध पनप जाता है। हालांकि ये विरोध, मेरा मानना है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड विरोध है। हिंदुस्तानी तबका बहुत कमजोर हो चुका है, खासतौर से पार्टीशन के बाद वो बहुत कमजोर है। केवल नेहरू और आज़ाद शायद हिंदुस्तानी का समर्थन कर रहे हैं। बहुत प्रक्रियाएं तेजी से घटती हैं, और अंततः जो है एक बहस के बाद जो ज्यादा विरोध हिंदी का होता है वो उन लोगों से होता है जो नॉन हिंदी हैं, यानी गैर हिंदी भाषी लोग जो है संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने या राजभाषा बनाने का जब विरोध करते हैं तो अंततः एक समझौता होता है जिसको मुंशी आयंगार समझौता कहा जाता है, जिसमें ये तय किया जाता है कि हिंदी जो है वो राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं होगी, राजभाषा होगी। और 15 साल के बाद ये अपना स्थान लेगी, तब तक इंग्लिश को भी चलने दिया जाएगा। ऐसा दक्षिण भारतीयों की मांग थी, ऐसा इसलिए हो पाया। लेकिन आज़ादी के बाद ये स्थिति एकदम तेजी से बदलने लगती हैं, स्थितियां तेजी से बदलने लगती हैं, और जो है वो हिंदी का विरोध बढ़ने लगता है। इसका विरोध दो स्तर पर है। ज्यादातर लोगों ने जो हिंसा हुई है एंटी हिंदी आंदोलनों में उस पर गौर किया है जो दक्षिण भारत में हो रही है, लेकिन इसको जो वैचारिक ताकत मिल रही है वो मेरा मानना है बंगाली बुद्धिजीवियों से मिल रही है, जिसमें
वो लोग भी हैं जो कभी हिंदी का समर्थन कर रहे थे। जैसे एक नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनीति कुमार चटर्जी का, जिन्होंने 1946 में हिंदी का बहुत समर्थन किया था। वो अपनी राय बदल देते हैं 1950 में, पूरा यू टर्न लेते हैं, वोल्टा फेस है और वो पूरा यू टर्न लेते हैं। लेकिन केवल वही नहीं है, दरअसल जो निचले स्तर पर लड़ाई हो रही है, जब हिंदी को बिहार और उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से तो कोई खास लड़ाइयाँ नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन बिहार में है। जब बिहार में ऐसे इलाके में हिंदी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक मानभूम डिस्ट्रिक्ट था जिसमें बहुत सारे बंगाली भाषी थे, तो एकदम जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। पूरा वहां पर कांग्रेस की जो मानभूम जिले की कमेटी थी उसमें विभाजन हो जाता है और वो एक नई कमेटी बना लेते हैं, एक नया संगठन बन जाता है लोक सेवक संघ कह के। वो पहला जनरल इलेक्शन लड़ता है, दोनों सीटें अपने इलाके की जीतता है, 7 विधायक जीतता है वो, और एक अखबार निकालता है बंगाली में, और वो हिंदी का विरोध शुरू कर देता है। इसको समर्थन शरद चंद्र बोस से भी है, वो अपने अपने अखबार में बराबर इसका समर्थन कर रहे हैं। ये मुक्ति नाम का अखबार है जो वहां से निकलता है, और हिंदी का समर्थन जो है वो सर्च लाइट के अखबार में हमको मिल जाता है। इसके अलावा हमको ये दिखाई पड़ता है कि जो ऐसे एरिया जहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पर भाषाओं की ये लड़ाई बहुत उग्र हो जाती है। बंगाल के लोग जो है इसमें ये भी इस तरह भी इंटेलेक्चुअल इनपुट देते हैं। जब 1950 में ये हिंदी विरोधी आंदोलन बढ़ता है तो दरअसल बहुत सारी जो बहुत एक सफल सम्मेलन था वो कलकत्ता में होता है, जिसमें जो है तमाम सारी बातें कही जाती हैं हिंदी के विरोध में। जैसे एक बात कही जाती है कि हिंदी को केवल संख्या के आधार पर नहीं बनाया जो है वो राष्ट्रभाषा या राजभाषा नहीं बनाया जा सकता, ऐसी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। और अंततः ये संघर्ष इस स्तर पर पहुंच जाता है कि नेहरू के लिए ये असंभव हो जाता है कि वो हिंदी को राजभाषा के तौर पर और प्रमोट कर पाएं। हालांकि नेहरू पर ये एलिगेशन है कि उन्होंने हिंदी को राजभाषा के तौर पर प्रमोट नहीं किया। ये बात कुछ हद तक सही नहीं है, बल्कि नेहरू ने ज़्यादातर जो हिंदी को राजभाषा के तौर पर प्रमोट करने के लिए जो भी फंड थे, ज़्यादातर उन संगठनों को दिए गए जो हिंदी, खासतौर से जो नागरी हिंदी का प्रचार कर रहे थे। हिंदुस्तानी का प्रचार करने वालों को बहुत थोड़े ही फंड मिलते हैं, और दरअसल जो बड़े फंड हैं वो हिंदी साहित्य सम्मेलन या ऐसे संगठनों को मिलते हैं। तो राजभाषा जो बन करके आई वो दरअसल नेहरू की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इन संगठनों की जिम्मेदारी हो जाती है, जिसका विरोध होना शुरू हो जाता है। पहले जनरल इलेक्शन में दक्षिण भारत में जब कम सीटें मिलती हैं तो नेहरू से सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि आप विग्रसली हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए दक्षिण भारत में आप चुनाव हार गए। तो नेहरू बड़ा नाराज होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हमारी नीति है, ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदी को बढ़ावा देना है, तो इसलिए हिंदी को बढ़ावा देने की नीति तो हमें फॉलो ही करनी है। और नेहरू अपने इस विचार से अंत तक नहीं हटे। केवल जो कंप्रोमाइज है, जो उन्होंने अनुमति दी कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी चलती रहेगी, वो केवल इसलिए दी गई क्योंकि नॉन हिंदी इलाके के लोग यानी गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। और इसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि जब ये तैयार हो जाएंगे तब हिंदी जो है वो सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बन सकती है, तब तक नहीं बन सकती। तो नेहरू को जिम्मेदारी दे देना या नेहरू और गांधी को अलग अलग स्तर पर बताना अपने आप में भूल है। नेहरू भी हिंदुस्तानी को लेकर के वैसे ही प्रयोग कर रहे थे जैसे गांधी, और अधिक परिमार्जित ढंग से हिंदुस्तानी का समर्थन कर रहे थे, चाहे वो संविधान सभा हो, चाहे उसके बाद का दौर हो, और चाहे उससे पहले का दौर हो। तो इस तरह से ये जो दो विचार निकल करके आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भाषाओं के, ये दो विचार दरअसल राष्ट्रवाद की विचारधारा कैसी हो उसकी तरफ संकेत देते हैं, जिस पर शायद ज्यादा बोलने का अब समय नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये सारी एक बात और यहाँ पे कह के अंत करना चाहूंगा, ये सारा संघर्ष इसलिए हो रहा था, ये सारे विवाद इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो हमने देखा कि जो राष्ट्रवाद है और राष्ट्र की विचारधारा है उसमें राष्ट्रभाषा का सवाल बहुत गहरे से जुड़ा हुआ था। लेकिन दरअसल अगर हम देखें तो 1950 और 60 के बाद जैसा हिंदुस्तान उभर करके आया, तो ये हिंदुस्तान अपने आप में दुनिया के राष्ट्रों में एकदम यूनिक राष्ट्र के तौर पर उभर करके हमारे सामने आता है, जिसमें
किसी कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है, जिसमें बहुत सारी भाषाओं को सूचीबद्ध किया जाता है और सरकार की तरफ से उन्हें समर्थन मिलता है। इसमें सबसे उत्कृष्ट प्रयोग जो है वो मुझे साहित्य अकेडमी में दिखाई पड़ता है, जहां पर ये दबाव था हिंदी वालों से कि साहित्य अकेडमी हिंदी के प्रचार के लिए काम करे, हिंदी के प्रमोशन के लिए काम करे। वहां पर इसको जो नवोदित राष्ट्र है वो नकार देता है और वो कहता है कि भारत की सारी भाषाओं में काम करेगा साहित्य अकेडमी। दुनिया की शायद पहली राष्ट्रीय लिटरेरी एकेडमी है जो मल्टीपल भाषाओं में काम कर रही थी। तो इस तरह से भारत जो है वो प्लूरल नेशन के तौर पर, एक भाषा के स्तर पर एक बहुभाषीय राष्ट्र के तौर पर उभर करके आता है, जैसा शायद दुनिया में कोई और देश उभर करके नहीं आता। इतनी बहुभाषाएं किसी 2-3 हो सकती हैं, किसी राष्ट्र ने अपना ली हो 2 भाषाएं, 3 भाषाएं अपना ली हो, लेकिन इतने स्तर पर राष्ट्रभाषाएं किसी ने भी अपनाई नहीं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खासतौर से केंद्रीय सरकार से प्रोत्साहन मिलता हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो इस मामले में भारत का जो नेशनल मूवमेंट है और उससे निकली हुई जो ऊर्जा है, जो आजादी के बाद के दिनों में इन नीतियों को बनाने में काम कर रही है, उसने एक ऐसा भारत को पैदा किया, एक ऐसे भारत का निर्माण किया जो अपने आप में दुनिया में यूनिक राष्ट्र के तौर पर हमारे सामने उभर करके आया। बहुत सारी बातें छूट गई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आएंगे और उस पर चर्चा की जाएगी। एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।